दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। ऑनलाइन मैंने ना इसके साथ कनेक्ट मेरे अपने का ठीक है बेटा, दरवाजा बंद कर दे। अच्छा, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में कोई इश्यू? मैंने एक पेपर पढ़ने के लिए दिया हुआ था आप लोगों को, पढ़ के आए हैं? क्या पढ़ा है उसमें, क्या इम्पोर्टेंट चीजें थी? मजा आ रहा था? क्या था उसमें? रिजल्ट क्या आए थे? मोबाइल से लर्निंग इम्प्रूव हो सकती है या नहीं हो सकती? अच्छा, बेसिक आपको इधर से एक आइडिया हो गया कि रिसर्च कैसे की जाती है। आप एक हाइपोथेसिस देते हो, जैसे हमने एक बात कह दी, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये बोर्ड को अगर हम वाल, ये जो वाल पे बोर्ड लगा हुआ है, इसको फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि पूरी वाल को इस तरह से बना दे, बोर्ड को लगाने की जरूरत ना पड़े, वाल इस तरह से कहीं वो एज ए बोर्ड यूज हो रही हो, तो हम कहते हैं लर्निंग इम्प्रूव होगी। जस्ट एक बात है, हाइपोथेसिस है, कोई भी बात लगा दी। अब मैंने एक बात बोल दी है ना, तो वो कोई मानेगा नहीं। मैंने अगर ये चीज बोल दी, मैंने कहा है ये हाइपोथेसिस है, इस वक्त इसको प्रूव या डिसप्रूव नहीं किया गया, एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया गया। अभी मैंने एक बात बोल दी है। अब अगर मैं आपको आइडिया कोई लेके आने के लिए कहती हूँ, तो आप भी एक बात बोल दोगे। अब उसकी सच्चाई का या उसके गलत होने का अभी तक कुछ पता नहीं है। वो एक हाइपोथेसिस है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट आप किसी वजह से, किसी एवेल्युएशन टेक्निक से किसी तरह से प्रूव करते हो कि हमने रिसर्च करके, हमने क्वेश्चनियर करके, इंटरव्यूज करके, हमने जो एनालिसिस करके बच्चों को ऐप यूज करवा के उसकी रिजल्ट की बेस पे, या किस बेस पे हम ये चीज कह रहे हैं कि ये चीज होती है, या किस बेस पे कह रहे हैं नहीं होती। एक्चुअल में रिसर्च टोटल होती ही ये है कि आपने एक आइडिया दिया, आपने एक हाइपोथेसिस दे दिया, कोई भी ब्लड सा हो सकता है। इवन आपके बहुत से आइडियाज ऐसे होते हैं जिनको इग नोबेल प्राइज मिलते हैं। एक तो नोबेल प्राइज होता है, एक इग नोबेल प्राइज होता है आईजे के नाम से। उसमें आपको फिजिक्स का एक रिसेंट आइडिया होगा, शायद गूगल करें तो मिल जाए। चलने से, आपने पोनीटेल की हुई है ना, तो चलने से आपकी पोनीटेल जो मूव करती है, वो कितनी फोर्स लगती है और कितनी फोर्स से वो मूव करती है, उसके मूव करने से। ये एक आइडिया किसी ने दिया है, और अब उसने उस पर रिसर्च करके, उस पर डिफरेंट लोगों की लेके, उनकी चलने की स्पीड को, उसका वो देख के उन्होंने प्रूव कर दिया इस पे। ये एक रिसर्च हो गई। तो आप किसी भी टाइप पे कोई भी चीज, कोई भी हाइपोथेसिस लेके देन आप उसे प्रूव या डिसप्रूव कर दो, एवेल्युएशन करके डिफरेंट टेक्निक के थ्रू। ये टोटल रिसर्च होती है। एक यहाँ पे जब आपने ये पेपर पढ़ना है, आप एक राइटिंग स्टाइल समझे कि लोगों का लिखने का तरीका क्या होता है। यहाँ से एक आपकी लर्निंग होनी चाहिए राइटिंग स्टाइल की, कैसे लिखते हैं। दूसरा, रिसर्च किस तरह से होती है, कैसे कंडक्ट करें। कोई भी हाइपोथेसिस देके सेम इसी वे में अगर आप एसीआई के फील्ड में रिसर्च कर लेते हैं, एसीआई के फील्ड में आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर लेते हैं, उसमें क्या होता है, कोई भी चीज इसी तरह का छोटा मोटा कोई चीज बना के, जैसे
फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आप कोई ये जो बच्चे होते हैं मेडिकली जो थोड़े अनफिट होते हैं बच्चे, इन लोगों के स्कूल सेपरेट होते हैं। आप कहें कि क्या गेम्स जो है, मोबाइल गेम्स है, इनके अंदर लर्निंग इम्प्रूव हो सकती है कि नहीं? हमने उसके बाद हमने ये हाइपोथेसिस दे दिया। उसके बाद कहते हैं सियालकोट के पर्टिकुलर कोई एरिया जहाँ कोई ऐसा स्कूल होगा जो उन लोगों के साथ, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उन लोगों के साथ डील कर रहा होता है, उन लोगों को पढ़ा रहा होगा, कोई स्कूल होगा। आप कहेंगे हमने ये हमने हाइपोथेसिस दिया, उसके बाद हमने उन बच्चों के स्कूल में गए हैं, उस स्कूल में जाके हमने उन बच्चों पे को मोबाइल गेम्स दी हैं 2 मंथ्स के लिए, 1 मंथ के लिए हमने उन बच्चों को दिया है मोबाइल, उन्हें यूटिलाइज किया है। उसके बाद पहले उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, यूज करने से पहले उनको क्या समझ आता था, नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल कोई भी गेमिंग आप उनको लेसेस बंद करना सिखा देते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनको कुछ भी नहीं खुद आ रहा होता। आप किसी ऐप के थ्रू ऐसी ऐप डेवलप कर लेते हैं जिनमें आप उन्हें सिखा देते हैं लेसेस बंद करने का तरीका, या आप उन्हें सिखा देते हैं डिफरेंट तरीके से आपने कैसे अपना नाम लिखना है, या आप अपना घर का फोन नंबर सिखा देते हैं, कोई चीजें। आप क्या जो मोबाइल एप्स होती हैं उन बच्चों में लर्निंग के लिए, उन बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए यूज हो सकता है मोबाइल या नहीं हो सकता? आप ये रिसर्च कर सकते हो और उसको प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हो उन पे एक्चुअली अप्लाई करके। इस तरह से कोई भी काम कर सकते हो। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है स्केचिंग। हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इनिशियल है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नीड फाइंडिंग। नीड फाइंडिंग में क्या चीज थी? आपने फाइंड जरूर नीड निकालनी है। जैसे हमने एथनोग्राफी की एक दफा बात की। एथनोग्राफी क्या होता है? वो एक मेथड है जिसमें हम लोगों के अंदर जाके उनकी तरह का बिहेव करके देन हम कलेक्ट करते हैं। हमें लगता है कि वो एक्चुअल नीड्स होती हैं, और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो डिफरेंट प्रिटेंड करते हैं, वो एक्चुअल नहीं होते। तो हमने कहा इथनोग्राफी। इस तरह से और हमने डिफरेंट बातें कही कि आपको यूजर के शू के अंदर जाके देखें, आप देखें कि वो क्या फील करता है। आपने यूजर के पर्सपेक्टिव से सारी बात करनी है। अब नीड्स जब आपने रिक्वायरमेंट फाइंड आउट कर ली, यूजर स्टडीज करके किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली, जैसे आपने अभी तक आइडिया अपना डिसाइड कर लिया हुआ है। अब रिक्वायरमेंट्स और जगहों से भी आ सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटिंग भी, आप मार्केटिंग टीम से भी रिक्वायरमेंट मिल सकती है। फॉर एग्जांपल किसी चीज को लॉन्च किया गया है उस किसी और मार्केट में, वो लॉन्च आपके कंपटीटर ने वो प्रोडक्ट लॉन्च की है, अब वो फीचर आपने भी लेके आना है, तो आपको वहां से भी रिक्वायरमेंट, मार्केटिंग टीम से भी रिक्वायरमेंट मिल जाती है। एक आप यूजर से रिक्वायरमेंट ले लेते हो। वेग वर्सेस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। कुछ रिक्वायरमेंट्स वेग होती हैं, कुछ स्पेसिफिक होती हैं। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि वेग रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं। वेग का क्या मतलब होता है? वेग क्लियर का अपोजिट, जो क्लियर नहीं होती वेग रिक्वायरमेंट वो होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि सिस्टम आपसे, मैंने सॉफ्टवेयर बनाना है, मैं आपसे कहती हूँ कि सिस्टम जो है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अब आपने को मैंने यूजर फ्रेंडली कह दिया है, आप जो सॉफ्टवेयर बनाओगे आप कहते हो ठीक है हमने जो सिस्टम बनाया वो यूजर फ्रेंडली, आप डिप्लाई कर देते हो। मैं मेरे पास जब सिस्टम आता है मैं चेक करती हूँ, मैं कहती हूँ ये तो यूजर फ्रेंडली नहीं है। अब आपने यूजर फ्रेंडली को क्या परसीव किया और मेरे माइंड में यूजर फ्रेंडली का क्या मतलब था, वो दोनों डिफरेंट है। आप एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर, एज ए डिजाइनर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप यूजर के माइंड के अंदर यूजर फ्रेंडली का क्या मतलब है आपने वो उगलवाना है। जिस भी तरीके से जो भी तकनीक यूज करके आपने फाइंड आउट करना है, डिफरेंट टेक्निक से, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से, डिफरेंट तरह से आपने फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है यूजर फ्रेंडली का उसके नजदीक क्या मीनिंग है। अगर आपने ऐसे ही रैंडम कुछ, जैसे मैं कहती हूँ सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। अब गुड परफॉर्मेंस का मतलब मेरे नजदीक क्या है और आपके नजदीक क्या है, वो दोनों का डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में था रिपोर्ट जनरेट जो है विद इन, कोई भी क्यूरी करो तो 5 सेकंड के अंदर रिपोर्ट जनरेट हो जानी चाहिए, और आपके नजदीक रिपोर्ट जनरेट बाद में लेने में 5 मिनट लगा रही है रिपोर्ट जनरेट होने में, तो वो मेरे मुताबिक तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है।
आपको उस टाइम पे वेग रिक्वायरमेंट क्या है, गुड परफॉर्मेंस एक वेग रिक्वायरमेंट है, यूजर फ्रेंडली एक वेग रिक्वायरमेंट है। आपको एज ए डिजाइनर, एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर आपको फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली इस टर्म का मतलब क्लाइंट के माइंड में क्या है। आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब यूजर फ्रेंडली, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे सिस्टम यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आपने बना दिया कि इजी टू यूज सिस्टम बनाना है, आराम से यूज कर ले। अब मेरे माइंड में मतलब था कि एक फॉर्म है, फॉर्म में एंटर की जो है, एंटर की प्रेस करने से अगले अगले फील्ड में जा सके। एक फॉर्म है, पूरा लंबा चौड़ा सा फॉर्म है, आपने फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करने के लिए बार बार मुझे माउस से ना करना पड़े, मैं अगले पे क्लिक करते हुए अगले पे क्लिक करूं फिर ऐड करूं, ऐसे ना हो मैं टैब क्लिक करूं और टैब से वो अगले अगले फील्ड में मूव होता जाए। मेरे माइंड में यूजर फ्रेंडली का ये मतलब था। जब आप इम्प्लीमेंट करके लेके आए, आपने तो ये बात सोची ही नहीं, आप यूजर फ्रेंडली अपनी तरफ से इजी सा आसान सा बना के ले आए। तो आपने फाइंड आउट करना है कि मेरे माइंड में, क्लाइंट के माइंड में, यूजर के माइंड में यूजर फ्रेंडली का क्या मतलब है। वेग रिक्वायरमेंट कौन सी है, यूजर फ्रेंडली एक वेग रिक्वायरमेंट है। और मैं अगर कहती हूँ कि एंटर की जो है वो हर फील्ड में इंप्लीमेंट होनी चाहिए टैब से, तो ये क्लियर हो चुकी है। अगर मैं कह रही हूँ सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छी परफॉर्मेंस एक वेग रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं कहती हूँ सिस्टम को 5 सेकंड के अंदर अंदर रिपोर्ट जनरेट करनी चाहिए, तो ये क्लियर रिक्वायरमेंट होगी। मैंने क्वांटिटेटिव वे में बता दिया। अब 5 सेकंड हर बंदे के लिए सेम मीनिंग रखता है और गुड परफॉर्मेंस हर बंदे के लिए डिफरेंट मीनिंग रखता है। आपके लिए 1 मिनट गुड परफॉर्मेंस होगी, आपके लिए 5 मिनट भी गुड परफॉर्मेंस होगी, हो सकता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करे। आपने क्लियर करने की कोशिश करनी है कि जो जिसमें मल्टीपल मीनिंग, एम्बिगुअस मीनिंग ना रह जाए, जो क्लाइंट से इस तरह से रिक्वायरमेंट उठवाए कि वो सेम मीनिंग आप जिस बंदे के पास जाए वो मीनिंग सेम। यहाँ पे ओवरऑल क्या मतलब है कि रिक्वायरमेंट को वेग नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हाउ टू राइट अप द स्पेसिफिकेशन, अच्छा रिक्वायरमेंट्स आपने नीड्स कलेक्ट कर ली किसी भी टेक्निक के थ्रू, आप उन्हें राइट अप कर लिया। राइट अप आपका पार्ट नहीं होता, इस कोर्स का पार्ट भी नहीं है। आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में एसआरएस पढ़ी होगी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें हम रिक्वायरमेंट लिखते हैं, वो उसका पार्ट है। जो यूजर इंटरफेस डिजाइन होता है, हम इस सारे कोर्स में जितनी भी डिजाइनिंग की बात करते हैं वो यूजर इंटरफेस डिजाइन के बारे में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर के डिजाइन की बात नहीं करेंगे। एक आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिजाइन की फेज पढ़ी होगी, एक वो डिजाइन होता है और एक डिजाइन जो होता है यूजर इंटरफेस का डिजाइन होता है। हम फ्रंट एंड की बात करेंगे, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं या एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं? दोनों एक दूसरे पे समहाउ डिपेंडेंट होते हैं। जैसे एक तो आप अगर डिजाइनर हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप एज ए एसीआई एक्सपर्ट जॉब कर रहे हो, तो आपका काम डिजाइन बनाना है, फ्रंट एंड आप बना रहे हो। जब रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज हो गई हैं, आपने यूजर इंटरफेस डिजाइन पे काम करना स्टार्ट कर देना है, और डिजाइनिंग वाली टीम बैक एंड का वो क्लास डायग्राम और इस टाइप की चीजें, आर्किटेक्चर डिजाइन, कंपोनेंट डिजाइन वो बना रही है। ये दोनों चीजें सेम टाइम में चल रही होंगी, ये नहीं है कि ये टोटली डिफरेंट है। अगर क्लास डायग्राम और ये सारी चीजें फॉर एग्जांपल पहले बन जाती हैं और आप डिजाइन बाद में बनाना, एंड पे बनाना शुरू करती हो सकता है कि कुछ ऐसे डिसीजन है जो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल डाटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट किए जा चुके हैं, कुछ ऐसी चीजें सेलेक्ट की जा रही हैं, बाद में डिजाइन में हमें चेंजेस, फॉर एग्जांपल वो कहता है अनडू होना चाहिए, कंट्रोल जी प्रेस करने से मेरा अनडू हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए कुछ। तो वो कुछ इंटरफेस के ऐसे डिसीजन है कि अगर हम सेम टाइम पे नहीं बनाएंगे, अगर बैकएंड के डिजाइन जो है वो हो जाएगा इंप्लीमेंट, तो उसके बाद उन्हें चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो बात यहाँ पे क्या करने का है कि मीनवाइल जो टीम है वो अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट कर देती है, क्लासेस बनानी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, कौन कौन से होंगे, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे। मीनवाइल ये सारी टीम जो होती है, डिजाइनर जो होते हैं, वो फ्रंट एंड की डिजाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं कि आप इसे कैसे लेके चले हुए, पैरेलली चल रहे होते हैं दोनों। बेटर इज टू स्टार्ट द यूजर इंटरफेस डिजाइन अलोंगसाइड द सॉफ्टवेयर डिजाइन। अच्छा, बेटर ये होता है कि आप लोग के पास इंटरनेट नहीं अवेलेबल होता है, क्योंकि आपके पास स्लाइड्स अगर विजिबल होती है ना, तो वो आप ज्यादा बेटर वे में रिसीव कर लेते हो, कि परसीव हो जाता है कि मैं बता क्या रही हूँ। बहुत सी चीजें मैं बता रही होती है इस डायग्राम में, ये चीज ऐसे है। आपके पास अगर डायग्राम शो नहीं हो रही होती,
एक और भी होता है कि हम इसको स्लाइड भी मीनवाइल इस पे प्ले कर दिया करें। चलो नेक्स्ट ट्राई से देखते हैं कि हम वो मल्टीमीडिया ऑन करके और स्लाइड शेयर करते हैं, लेकिन आज के लिए अगर आप लोग के पास अवेलेबिलिटी है तो आप स्लाइड वो कर लो, कोई एक के पास भी है तो वो भी कर ले, तो दोनों शेयर कर। आज आपकी स्ट्रेंथ कुछ कम नहीं है। 19 अच्छा, एक अच्छा डिजाइन जो होता है, डिजाइन जो है उसको क्रिएटिव होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आज के लिए देख लें, नेक्स्ट टाइम हम क्लास में कोशिश करेंगे कि मल्टीमीडिया पे भी प्ले करते हैं। डिजाइन को क्रिएटिव होना चाहिए, उससे साथ वाली सीट पे हो जाओ, फिर वो हो जाए, कोई दरमियान में रख के तो साइड साथ वाली पे हो जाओ। मीनवाइल अगर कोई आ जाता है ना तो वो इशू क्रिएट कर सकते हैं कि हम डिजाइन बेटा साथ वाली सीट पे बैठो, आगे आ जाओ। डिजाइन को क्रिएटिव होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्रिएटिव डेफिनेटली आपका, अच्छा ये सारी चीजें जो आपने अभी तक आइडिया दिया हुआ है, आज का जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ इस टॉपिक को मैंने उस आइडिया पे इम्प्लीमेंट करवाना है, तो अच्छे से गौर से समझे, जो चीज नहीं समझ आती वो उसी टाइम पे पूछ रहे हैं। क्रिएटिव, आप जो भी डिजाइन बनाएंगे उसको क्रिएटिव होना चाहिए, इन्फॉर्म, कुछ चीज इन्फॉर्म कर रहा हो आपको, रिस्पेक्टफुल, कभी भी आपके डिजाइन को किसी और के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी दूसरे की रिस्पेक्ट को हार्म नहीं करना चाहिए, कि आपका डिजाइन टारगेट कर रहा है दूसरे को डिग्रेड करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एक डिजाइन बनाया, आपने कोई चीज इम्प्रूव किया, आपका क्लास वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, आपने कुछ उसे डिग्रेड करने के लिए कुछ ऐसे कार्टून या किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप सोसाइटी के लिहाज से किसी भी तरह से आपके डिजाइन को रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। बाकी सारे रिलीजन का, पॉलिटिक्स का, दूसरे पर्सनली दूसरे इंसानों का, एज ए ह्यूमन बीइंग सबका के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जिस काम के लिए वो बनाया गया है वो उस काम को फुलफिल कर रहा हो। डिजाइन थिंकिंग एक टर्म है, इसके लिए मैं आपको एक चैप्टर रीड करने के लिए भी दूंगी, ये एक कंप्लीट बुक है इस पे, डिजाइन थिंकिंग पे। वहां से मैंने ये चीजें एक्सट्रैक्ट की हुई हैं कि डिजाइन को क्रिएटिव, इन्फॉर्म, रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ओवरऑल उसका समरी है कि ये चीजें होनी चाहिए, वहां पे इसको जरा डिटेल में लिखा हुआ होगा। अच्छा, एक डिजाइन यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे आते हैं तो एक डायग्राम बनी हुई है। डिजाइन को डिजायरेबल होना चाहिए, वायबल और फिजिबल। ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से डिजाइन को डिजायरेबल होना चाहिए। बात का मतलब समझ आ गया? ह्यूमन के लिए डिजाइन डिजायरेबल होना चाहिए कि अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से वायबल होना चाहिए। वायबल का क्या मतलब है कि उसकी कोई ना कोई बिजनेस वैल्यू हो, कोई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव दे रहा हो आपका डिजाइन। अगर आप किसी कंपनी के लिए कोई चीज बना रहे हो तो क्या उस कंपनी को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है उससे? क्या वो चीज कोई इंप्रूवमेंट लेके आ रही है, कोई फायदा हो रहा है उसका? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से उसकी कोई वर्थ होनी चाहिए। वायबल का मतलब ये है। डिजाइन को ह्यूमन के लिहाज से डिजायरेबल होना चाहिए, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए? वायबल होना चाहिए, कि उसकी कोई बिजनेस वैल्यू होनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल क्या? करंट टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उसके अंदर रहते हुए हम वो डिजाइन जो आपने आइडिया दिया है वो इम्प्लीमेंट कर सके।
अब जो आइडियाज आप लेके आ रहे हो सकता है कि आप ऐसे आइडिया लेके आए हो जिनको हम करंट टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हुए इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। अब डिजाइन क्या होना चाहिए, डिजायरेबल। ये सारी बातें अपने माइंड में अच्छे से समझ लिया करें, माइंड में अपना पार्ट बना लिया करें। जब भी कोई असाइनमेंट करने लगेंगे, जितना आज तक पढ़ा हुआ होगा वो सारी चीजों को माइंड में रखते हुए उसे इम्प्लीमेंट करना है। डिजाइन को डिजायरेबल ह्यूमन के लिहाज से होना चाहिए, बिजनेस के लिहाज से उसे बिजनेस वर्थ होनी चाहिए उसकी कोई, और टेक्नोलॉजी के लिहाज से फिजिबल होना चाहिए, गिवन टेक्नोलॉजी में करंट टाइम के अंदर उसे इम्प्लीमेंट हो सकता हो। डिजाइन थिंकिंग जो है एक टर्म है, कंप्लीट कोर्स होता है डिजाइन थिंकिंग। ये इस बुक से के चैप्टर से ये सारी मैंने डायग्राम और ये कंटेंट्स लिया हुआ है। इसका लिंक भी मैंने नीचे शेयर कर दिया है जहाँ से मैंने लिया है, यहाँ पे जाके आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है? ट्रेड ऑफ और कुछ भी जो भी माइंड में आ रहा है बता रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं होता। ट्रेड ऑफ समझ ठीक है, सब सारी जो भी माइंड में आए वो बता दिया करें, ठीक होता है, कुछ भी गलत नहीं होता। सिर्फ कोशिश किया करें, मैंने स्टार्ट से इस क्लास में कहा है कि आपने कुछ बस अपने माइंड को यूटिलाइज करना स्टार्ट करना है, आपने बिल्कुल बंद नहीं रखना उसको। जैसे हमें यूज टू होते हैं कि हमने बंद रखना है, हमने जो लिखी हुई है स्लाइड वो देखने। मैं तो यहाँ पे कोई खास चीजें लिखती नहीं हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ डायग्राम्स की फॉर्म में चीजें शो होंगी, आपने अपने आइडियाज को यूटिलाइज करना है। आपके माइंड में जो चीज आ रही है जस्ट आपने अंडरस्टैंड करनी है, चीजें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हुए उनको यूटिलाइज करना है अपनी डेली लाइफ में। अच्छा, ट्रेड ऑफ क्या होता है? जैसे अच्छा, ये चेयर्स हैं, इन चेयर्स को कंफर्टेबल ज्यादा बनाया जा सकता था। इनको जैसे सिनेमा में चेयर्स होती हैं सोफास की फॉर्म में बनाई जा सकती थी, लेकिन ये चेयर्स अनकंफर्टेबल बनाई गई हैं। क्यों? यहाँ पे हमारे लिए आपके कंफर्ट से ज्यादा आपकी लर्निंग जो थी इम्पोर्टेंट थी। दो चीजें थी, लर्निंग है, कंफर्ट है। हमने इन दोनों के दरमियान ट्रेड ऑफ कर लिया। ट्रेड ऑफ कंप्रोमाइज करके हम आगे कि हमारे लिए यहाँ पे जो लर्निंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चेयर जैसे अगर मैं अच्छा यूजर को फैसिलिटेट करना है, डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो यूजर के लिए डिजायरेबल हो, यूजर को फैसिलिटेट करे, यूजर के लिए बेस्ट हो। तो हम कहते हैं कि यूजर तो इससे तंग हो रहा है, ये चेयर कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पे बैठने इसको तो बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन अब यूजर यहाँ पे जो मेन एम है, उसका गोल जो है, उसने लर्निंग के लिए आया है, क्या वो उससे अचीव हो रहा है? यहाँ पे हमें कुछ ट्रेड ऑफ करने पड़ते हैं कुछ गेन करने के लिए, जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपने बहुत दफा सुना होगा। यहाँ पे पॉइंट है टाइम टू मार्केट वर्सेस गुड डिजाइन। आपकी दो कंपनीज हैं, एक आप जैसे एक कंपटीटर्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट है और आपकी यूनिवर्सिटी है, दो कंपटीटर्स चल रहे हैं। अब एक चीज होती है क्वालिटी, क्वालिटी बहुत जल्दी नहीं आ जाती चीज में, क्वालिटी स्टेप वाइज कराने ड्रॉप्स में लानी पड़ती है, एक दिन लगा के आप क्वालिटी नहीं चीज में लेके आ सकते, स्टेप वाइज क्वालिटी इंप्रूव होती है। अब जब आप अच्छा डिजाइन बनाते हो, आपको एक दफा आपने डिजाइन बनाया, फिर आप इंप्रूव करोगे, फिर डिजाइन में इंप्रूवमेंट। अच्छा, एक बंदा जो लास्ट असाइनमेंट जिस दिन डेडलाइन है उस दिन डिजाइन बनाएगा, और एक बंदा जो है जिसने बार बार आइट्रेशन करके इम्प्रूव किया होगा वो डिजाइन बनाएगा, तो डेफिनेटली उस बंदे का डिजाइन बेटर होगा जिसने बार बार इम्प्रूवमेंट करके बेहतर किया होगा। आपने एक अच्छा डिजाइन बनाना है और दूसरा आपने टाइम टू मार्केट, मतलब अच्छा बनाते बनाते आपने इतनी देर कर दी है कि आपके कंप्यूटर ने मीनवाइल वो डिजाइन लॉन्च कर दिया है, लॉन्च करके उसने पेटेंट कर लिया, मतलब उसने अपना डिजाइन पेटेंट, पता है क्या होता है पेटेंट? कॉपीराइट्स का पता है?
कॉपीराइट्स जैसे होता है ना किसी मटेरियल का, वैसे ही डिजाइन को पेटेंट करवाया जाता है कि ये आपका डिजाइन है और आप कोई और इसको इलीगल यूटिलाइज नहीं कर सकता। अगर आपने कोई आइडिया दिया है, आपने एक डिजाइन बनाया है, तो आप उसको पेटेंट अपने नाम से करवा लेते हो कि ये हमारा डिजाइन है, कोई और ना इसे यूज करे। आप और आपका कंपटीटर दोनों एक डिजाइन पे काम कर रहे थे, आपने उसमें क्वालिटी लाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इतनी देर कर दी कि मीनवाइल आपके कंपटीटर ने लॉन्च करके उसने थोड़ी कम डिजाइन इतना इम्प्रूव नहीं किया, उसने एक बीटा वर्जन उसका लॉन्च कर दिया और बाद में इम्प्रूव कर लेंगे, उसने लॉन्च करके उसे पेटेंट बना दिया, तो आपका तो वेस्ट हो गया एफर्ट। यहाँ पे देखे ट्रेड ऑफ करना है, अच्छा डिजाइन भी बनाना है, ये नहीं मैं कह रही कि डिजाइन को अच्छा नहीं करना, इंप्रूवमेंट लेके आनी है, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि आप इतने लेट ना हो जाए, टाइम टू मार्केट भी देखना है कि मार्केट से इतने लेट ना हो जाओ कि मीनवाइल आपका कंपटीटर लॉन्च कर दे और आप पीछे ही रह जाओ। हमें ऐसी सिचुएशन में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है। डेफिनेटली डिजाइन को अच्छा बनाना है, लेकिन इतना आपने उसके पीछे नहीं लग जाना कि इतना मैंने अच्छा करने के चक्कर में आप रह ही जाओ, आपका डिजाइन ही ना अच्छा। इसके अलावा कास्ट, जैसे जितना समटाइम हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि हमारे पास इतनी आपके पास फाइनेंस इतना नहीं होगा कि आप उसे बहुत अच्छा बना सको। डेफिनेटली ज्यादा क्वालिटी लानी है तो पैसे लगेंगे, और आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप नहीं ला सकते, तो उस वक्त भी हमें कुछ ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। कर्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, आप लोग किसी शादी पे आपने जाना था, आपने आपने बहुत सोचा है मैंने बहुत स्पेशल लगना है, मेरे तरह का ड्रेस किसी का ना हो, मेरी तरह की कोई चीज किसी बंदे की ना हो, बहुत स्पेशल आपने लगना है। आपने टेलर से ऑर्डर पे बहुत चीजें बनाई हैं, रात चलता रहा है, शाम 6 बज गए हैं, आपने रात को शादी पे जाना है और 6 बजे तक आप टेलर के चक्कर लगा रहे हो, उसे ठीक करवा रहे हो, फिर वो कर रहे हो वो कर रहे हो, इस सारे में आपकी चीजें पूरी करते करते आपकी शादी का टाइम गुजर गया है, जो जहाँ पे आपने जाना था। आपको कर्स ऑफ इंडिविजुअलिटी क्या है कि आपको इंडिविजुअल लगने का इतना शौक है, यूनिक लगने का इतना शौक है कि आप वो टाइम ही वो खत्म कर देते हो, या आपने कोई स्पेशल लगना है, आपने कपड़े सिलवाए हैं और आपने इस तरह से कोई चीज लगना है कि मेन वाइल आपके वो जहाँ पे आपने कोई स्पेशल लगना है वो टाइम ही गुजर गया है। लीगल कंसिडरेशंस कुछ होती हैं। अच्छा, लीगल कंसिडरेशन में क्या आता है, जैसे अगर आपका कंपटीटर जो है उसने कोई चीज लॉन्च की है, तो आप बनाते हुए, जैसे आप बनाओगे, अभी मैं आपको डिजाइन की बात करूंगी, आपने बहुत से लोगों ने क्या करना है, बहुत सी चीजें कॉपी करनी है, दूसरों की डिजाइन बना होगा ऑलरेडी, आपने उस डिजाइन में से कॉपी कर लेनी है, जो कि एक अनइथिकल काम है, वो नहीं किया जा सकता। लीगल कंसिडरेशन में क्या आता है, जैसे अच्छा एक वार हुई थी एप्पल और सैमसंग के दरमियान, सैमसंग ने एप्पल का वो एक आइडिया जो था वो कॉपी किया था, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, जैसे भी किया। जो आपकी डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट होती है, उसके लास्ट पे जो ब्लू ग्लो शो होती है, जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी डॉक्यूमेंट जो रीड कर रहे हैं तो वो कंप्लीट हो गई है, ब्लू ब्लू शो होती है, वो एक ग्लो सा था और पहले जंप करना था। आप जंप, पहले वो जंप होता था, थोड़ा सा जंप करता है तो उससे पता चलता है कि वो खत्म हो गई है डॉक्यूमेंट। अब सैमसंग ने वो अडॉप्ट कर दिया, एप्पल ने, पहले वो एप्पल ने दिया, सैमसंग ने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद एप्पल ने उस पर केस कर दिया, केस चलता रहा, जिसकी वजह से सैमसंग जो है वो केस हार गया। उसके बाद उन्होंने एक तो बिलियन डॉलर उसे पे भी किया और उसके बाद वो उन्होंने अपना खत्म करके चेंज पे किया ऑप्शन को। ये बताने का मतलब ये है कि कुछ लीगल कंसिडरेशंस होती हैं जिन जो हम दूसरों के डिजाइन को, दूसरों के पेटेंट जो होते हैं उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। आपने डेफिनेटली, आपके माइंड में मैं कहती हूँ कि आप बहुत से डिजाइन देखें, आप वहां से एक्सप्लोर करें, अपने माइंड को ओपन करें, लेकिन एग्जैक्टली आप कॉपी नहीं कर सकते। आप उस चीज को कुछ चेंज ले आए, आपने वही फंक्शनैलिटी वही चीज यूटिलाइज करनी है आपने डिजाइन के अंदर, लेकिन एग्जैक्टली कॉपी ना करें, उसको थोड़ा सा चेंज कर लें, थोड़ा सा माइंड, थोड़ी सी एफर्ट उस पर लगाएं, ताकि आप उसमें थोड़ी सी इंडिविजुअलिटी ले आए, थोड़ा सा यूनिक कर लें, ताकि आपको अगर कल को कोई आप पे ब्लेम करता है कि ये उसकी कॉपी है तो आप प्रूव कर सको कि ये इसमें ये है।
कॉन्सेप्ट सेम होता है डेफिनेटली। आपकी भी डॉक्यूमेंट खत्म होनी है तो आपने शो करवाना है कि मेरी डॉक्यूमेंट खत्म हो रही है, उनकी भी डॉक्यूमेंट खत्म होनी है तो शो करवाना है, तो किसी और तरह से करवा दो। जैसे मल्टी टच की ऑप्शन होती है तो वो इसमें आगे आपको जो है ये देखिए यहाँ पे कुछ सैमसंग, इस स्लाइड में आपको कुछ सैमसंग के पेटेंट दिखाए होंगे, कुछ एप्पल के पेटेंट दिखाए होंगे कि ये उनके कॉपीराइट उसमें शामिल है, ये उनके डिजाइन है। अब यहाँ पे मल्टी टच को सपोर्ट करता है या नहीं करता है ये कुछ होगा, जिसने पहले लॉन्च कर दिया वो उनका पेटेंट बन गया। अब आपको सेम फंक्शनलिटी के लिए आप लॉन्च कर सकते हो, लेकिन आप किसी और वे में कर दो उसको, किसी और से। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 फिंगर के साथ वो ले रही हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं 3 फिंगर यूज कर रही हूँ, किसी और कुछ और तरह से करके डिजाइन की जो मेन फंक्शनैलिटी है वो वही है, लेकिन उसको दिखाने के लिए कुछ और यूज कर। जी बेटा ईमेल किसी के पास होगी या किसी उसमें पड़ी होगी देख में। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन? क्या? अच्छा जी, एप्पल का पेटेंट आप इसको गूगल करना कि क्या ये एप्पल का पेटेंट था। अगर ये एप्पल का पेटेंट था, मतलब फर्स्ट टाइम एप्पल ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था, तो दूसरे से कॉपी नहीं कर सकते अगर पेटेंट। अच्छा एक और चीज कि अगर आप मार्केट में एक चीज लेके आते हो, आप मार्केट में लॉन्च कर देते हो लेकिन उसे पेटेंट नहीं बनाते, उसका मतलब ये है कि आपने अपना आइडिया दे दिया लेकिन आप कहते हो कि मेरा आइडिया सारे यूटिलाइज कर लें, सारे यूज कर ले, पेटेंट नहीं रखा हुआ, उस केस में सारे उसे यूज कर सकते हैं। एक और केस कि पेटेंट अगर है तो आप पेटेंट को पे करके यूटिलाइज कर सकते हो। आप एप्पल को पे करो और पे करने के बाद आप यूज कर दो उसके आइडिया। बहुत से कंसिडरेशन होते हैं तब आप अपनी जॉब में जाएंगे। और कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अच्छा इसी में आपको एक पिक्चर शो हो रही है सामने, इस पिक्चर में क्या मिस्टेक है, क्या प्रॉब्लम है? अब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, देखें यहाँ इधर से जाएंगे, उसके बाद आप बाहर निकलेंगे, आप इस डोर से एंटर होंगे और फिर इधर को आएंगे। आप यहाँ नीचे से ऊपर आ रहे हैं ना, आप इस डोर से बाहर निकलेंगे, इस डोर से बाहर निकल के फिर आप ये वाला डोर खोलेंगे और फिर इधर से आएंगे। ठीक हो गया? समझ आ गई है इस डायग्राम की? इसमें क्या शो हो रहा है, समझ आ गई है? अब इसमें देखें, इतना ये जो दरमियान में दीवार लगी हुई है ये बंद हुई है, ये डायरेक्टली भी तो इधर को आ सकते थे। इतने ज्यादा यूजर्स को डेली अनकंफर्टेबल किया गया है सिर्फ एक दिन के लिए कि अगर कोई आग लग जाती है तो यहाँ से बाहर जो है वो फायर एग्जिट है। कोई एक रियर दिन जिसमें आग लग जाए और यहाँ से बाहर जाना पॉसिबल ना हो, उस दिन के लिए इतने ज्यादा लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवाया गया है। यहाँ पे क्या था, असल में क्या था, यहाँ से जब आप बाहर जाते हो, बताने का क्या मकसद है, आप इतने ज्यादा यूजर्स को अनकंफर्टेबल कर रहे हो, सिर्फ एक दिन आग लगनी है क्योंकि बाहर जाते हुए वो फायर एग्जिट है, और उस पे फायर एग्जिट पे आप जैसे इधर से ऊपर जाते हो, आपका वापस आने का कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है, आपने वापस इसी रास्ते से आना है, डिपार्टमेंट से जब बाहर आना है तो इसी रास्ते से आना है। अगर आपको अनकंफर्टेबल किया जाता है डेली के लिए, यूजर एक होता है, हम कहते हैं यूजर को फैसिलिटेट, हमारे डिजाइन का मकसद ही ये है कि हमने यूजर को फैसिलिटेट करना है। यूजर को जब हमने फैसिलिटेट करना है तो क्या यूजर यहाँ पे इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, हमें ऐसा डिजाइन बनाना है जिसमें यूजर फैसिलिटेट हो रहा हो, लेकिन कुछ जगह पे हमें कुछ ट्रेड ऑफ करने पड़ते हैं। जैसे हमने बताया कि इस केस में हम कर रहे हैं
कि चेयर को अनकंफर्टेबल बनाया जा रहा है लर्निंग के लिए, यहाँ पे ह्यूमन लाइफ्स के लिए अनकंफर्टेबल बनाया जा रहा है, या उसके अलावा क्या है कि डिजाइन आप क्या करते हो, और क्या एग्जांपल दे सकते हो इस चीज की? अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप खुद से कोई एग्जांपल सोच लीजिए, सोचे कोई एग्जांपल। चार्जर को क्या किया है? अच्छा, चार्जर नहीं है, कैसे चार्ज होता है? हम्म हम्म वो उससे वो किसी और तरह से फैसिलिटेट कर रहे होंगे, किसी और चीज को वो रखने के लिए, सिक्योरिटी को, उसको किस चीज को प्रमोट करने के लिए, तो वो यूजर को फैसिलिटेट कर, लेकिन यूजर अनकंफर्टेबल हो रहा होगा क्योंकि चेंज एक चीज आई है। चेंज एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल होता है, जब भी कोई चेंज आता है तो चेंज एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। अभी इवन आपका एलएमएस चेंज हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि कुछ नजर नहीं आ रहा, कहाँ पे कौन से कोर्सेज, कहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है, नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप कुछ टाइम बाद उसके यूज टू हो जाओगे, यूज टू होने के बाद आपको वो चीज लगने लग जाएगी कि ये बेटर था, आप उसके बाद आदी उसी चीज की हो जाओगे। चेंज जब भी आता है तो चेंज हमारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। एक बात की आप यूज टू होते हैं, आपको लगता है कि लाइफ टाइम हम उसी तरह से काम करते रहे, लेकिन लर्निंग के लिए आपको चेंज तो करना होता है। अच्छा, और कोई एग्जांपल? लास्ट वन आप दें। अनकंफर्टेबल, इधर ट्रेड ऑफ की कोई एग्जांपल दें। तो उसका फायदा क्या है, किस लिए बनाया उन्होंने? नहीं, उन्होंने बेनिफिट दिया होगा, मतलब उसका कोई आपने सर्च नहीं किया, आपने यूजर सर्च किया है उसको कि किस लिए बनाया है, क्या फायदा? वो कुछ क्लेम तो कर रहे होंगे कि हमारी डिवाइस जो नया डिजाइन है वो किस चीज को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, मतलब कोई भी चीज इस तरह से मार्केट में नहीं आ जाती कि जैसे उस पे हुई हो। जैसे मैंने आपसे पेपर की बात किया ना, अब मैंने यहाँ पे कोई भी बात क्लेम अगर कर देती हूँ तो इस क्लेम की सूरत में वो मार्केट में नहीं आ सकती जब तक उस पर प्रॉपर रिसर्च होके उस पर सारी उनको वैलिडेशन एवेल्युएशन करके उन्होंने प्रूव लिया होता है, और प्रूव करने के बाद देन वो मार्केट में लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को। तो उन्होंने एवेल्युएट किया होता है कि ये चीज एक सक्सेसफुल है, इसका फायदा होगा मार्केट में, देन वो लॉन्च की जाती है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, व्हाई डू वी गेट द मैसेज यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट? अब कंप्यूटर को तो पता होता है ना यूजर नेम इनकरेक्ट है या पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो वो मैसेज देता है यूजर नेम या पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो वो आपको क्यों इरिटेट कर रहा होता है? आपको बता दे कौन से वाला इनकरेक्ट है ताकि आप सही क्या। सेम ना, यूजर अब आपको फैसिलिटेट भी कर सकता था। यहाँ पे आपको सिस्टम को तो पता है यूजर नेम गलत है या पासवर्ड गलत है, लेकिन वो आपको नहीं बताता। वो कहता है इन दोनों में से कोई एक गलत है। आपकी सेफ्टी को पर्सपेक्टिव से, आपको सेफ रखने के लिए, आपको सिक्योर रखने के लिए वो आपको नहीं बता रहा होता, और वो कह रहा होता है कि यूजर नेम या पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? हमें इन चीजों को, जब भी कोई डिजाइन बनाना है, हमें इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए डिजाइन बनाना है। अब कैसे डिजाइन बनाना है? डोंट नो अपफ्रंट एग्जैक्टली बट टू डिजाइन। आपको नहीं पता कि डिजाइन बनाना किया है। अब इस स्टेज पे आपने आइडिया दे दिया हुआ है, जो आपका प्रोजेक्ट है, अपने प्रोजेक्ट को माइंड में रखा करें। अब आपको नहीं पता कि आपने क्या डिजाइन बनाना, आपके माइंड के अंदर तो कोई डिजाइन नहीं है। don't know real requirements, don't know appropriate design, can't get perfect information from the user. iterative डिजाइन बनाना है। अच्छा, आप इस स्टेज पे जो आपने एक आइडिया ले आए, अभी आपके माइंड के अंदर डिजाइन नहीं है,
आपने डिजाइन बनाना है तो क्या करेंगे, आपने बार बार उस चीज के अंदर एक चीज को उसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल फ्रंट पेज, सबसे पहले मैं एक डिजाइन का सोचती हूँ कि सबसे होम पेज कैसा होगा। होम पेज के बारे में आप एक पूरा दिन आप होम पेज के बारे में क्या क्या ऑप्शन होंगी वो सोचते रहते हैं, वो बना लेते हैं कि इसमें ये ऑप्शन आएंगे, उसको चेंज करके इम्प्रूव करते जाते हैं। फिर उसके बाद आगे आप मेन्यू बार होगी, टॉप पे होगी, लेफ्ट पे होगी, राइट पे होगी, बॉटम में होगी, किस साइड पे होगी, ज्यादा बेहतर होगी, ये वाली चीजें आप करते रहते हो। वो वन वे, फिर आप उसमें इम्प्रूव इनिशियल डिजाइन बनाते हो, बार बार उसमें इम्प्रूव करते हो। आइटरेटिव डिजाइन का क्या मतलब है, आपके माइंड में एग्जैक्टली डिजाइन नहीं होता, आपने डिजाइन बनाना है, एक्सप्लोर करना है अपने माइंड से, डिफरेंट इधर उधर की ऑप्शन, उस तरह की डिफरेंट और एप्स को देख के आपने डिजाइन में लेके आना, उनको कॉपी नहीं करना, उनसे आपने आइडिया लेके अपना डिजाइन बनाना है और थोड़ा चेंज करके और फिर उसको आइटरेटिवली इम्प्रूव करना है, स्टेप वाइज उसको बेहतर बनाता है। एक तो इनिशियल स्केच बन गया, उसके बाद बार बार वो इम्प्रूव होता रहेगा हर स्टेप में। अगर आप एक डिजाइन, आप मेरे को मैं डिजाइन बनाती हूँ, आप कोई ऐप लेते हो, मैंने आपको जो इनिशियल आइडिया कहा हुआ है सिलेक्ट आपने सबने कर लिया हुआ है, उसके बाद आप एक ऐप खोलते हो, उसके अंदर ड्रैग ड्रॉप करके चीजें होम स्क्रीन पेस्ट करना शुरू कर देते हो। उसके बाद अब एक दफा आपने बनाया, ये तो शायद 100 टाइम चेंज होना है, बार बार इम्प्रूव होना है, फिर यूजर टेस्टिंग होनी है, फिर इम्प्रूव होना है, इतनी दफा चेंज होना है। एक दफा आप रियल बनाओगे, उसके बाद दोबारा डिस्कार्ड करोगे, दोबारा इतनी एफर्ट करके बनाओगे, दोबारा डिस्कार्ड करोगे। एक दफा जब आपने खुद एफर्ट कर ली होती है ना, तो आपको एक एसोसिएशन उसके साथ इस तरह से डेवलप हो जाती है, आपको लगता है जो मैंने मतलब बनाया मैंने कमाल कर दिया है और इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता, और उसको डिस्कार्ड करना वैसे ही बुरा फील होता है कि मैंने जो चीज बनाई है अब मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं करनी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल डिजाइन, हम इनिशियल डिजाइन पे कोई एफर्ट पुट नहीं करते, हम इनिशियल डिजाइन में कोई टूल नहीं यूज करते, कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी, ड्रैग ड्रॉप कलर ये सारी स्क्रीन पे जो आपको एफर्ट लगती है वो नहीं करनी। सिंपल एक पेपर निकालना है, पेपर के ऊपर स्केच ड्रा कर देना है, उसके बाद उसे ऐसे कर, स्केचेस जो होते हैं थ्रो अवे प्रोटोटाइप हमने सिखाती है, थ्रो अवे डिस्कार्ड कर देने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि वो डिस्कार्ड करने के लिए होते हैं, हमने उस पर एफर्ट नहीं पुट करनी। अब यहाँ पे हम एक पेपर लेंगे, उस पर बनाएंगे, उसको बाद उसे आप ऐसे ऐसे करके वो फेंको, दूसरे के बाद एक और पेपर निकालो, उसके अंदर आप अपने माइंड से एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करके चीजों को ड्रा करते जाओ, फिर आपको लगता है डिस्कार्ड कर दो। इस तरह से आप मल्टीपल डिजाइन उस पे, बजाय इसके कि आप टूल को यूटिलाइज करोगे, लास्ट में जब आपकी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तब आप डेफिनेटली टूल पे वो करो, इम्प्लीमेंट करो, तब उसका फायदा भी होगा, तब आपकी मेहनत जाया भी नहीं होगी, तब टूल अच्छे से अच्छा टूल लर्न करके आप उस पर बनाओ। लेकिन जब तक आपने अपने माइंड से आइडिया सोचा नहीं हुआ, एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, बनाया नहीं हुआ, इनिशियल आप स्टेजेस पे ड्रा करने, आपको क्या जरूरत है कि आप टूल को यूटिलाइज करते हुए उस पर इतनी एफर्ट करें जो कि बाद में डिस्कार्ड हो जानी है। अच्छा, लो लेवल डिजाइन और हाई लेवल डिजाइन। लो लेवल डिजाइन, कोई क्वेश्चन है? नीड टू डिजाइन एट मल्टीपल लेवल्स। लेवल्स क्या होते हैं, एक हाई लेवल डिजाइन है, लो लेवल। हाई लेवल क्या होगा, जैसे आप आर्किटेक्चर बनाते हैं, आर्किटेक्चर में क्या चीज होती है, तो आपने जनरल सा कोई भी थोड़ा बहुत जो भी आइडिया दे दो, आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर क्या होता है? आर्किटेक्चर मेन सबसे, सोचेंगे हम सबसे इनिशियल स्टेज पे हैं, सबसे स्टार्टिंग स्टेज पे है, सबसे पहले क्या करेंगे आर्किटेक्चर में, बेस में क्या चीज बनाएंगे? नहीं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो चुकी है क्या? हम मेनली सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से हमारे मॉड्यूल है, कौन कौन से कंपोनेंट किन दूसरे कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेनली हम ये करते हैं। फिर उसके अंदर जाते हैं कि एक कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल एचआर है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, फैकल्टी आपका एक से ओएफएम है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर।
हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब इनिशियल बनाएंगे हम कहेंगे हमारे यूनिवर्सिटी में ये 4 डिपार्टमेंट है और ये 4 डिपार्टमेंट के दरमियान में लाइनें लगा देंगे, डिबे बना देंगे, उसके दरमियान में लाइनें लगा देंगे और कहेंगे ये 4 डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इनिशियल सबसे बेसिक हमारा ये चीज है। उसके बाद आप क्या करते हो, एक डिब्बा उठाते हो, फिर ये हमारा जो एग्जाम डिपार्टमेंट है उसको खोल के एक्सपेंड करोगे कि इसके अंदर कौन कौन से सब मॉड्यूल्स है और वो मॉड्यूल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। मेनली तो यही हो रहा होता है ना। सबसे पहले ओवरऑल हम देखते हैं कि हमारे कौन डिपार्टमेंट है, हम डिब्बे डिब्बे बना के, आपने आर्किटेक्चर डिजाइन अगर डायग्राम कभी बनाई होगी तो ये कंपोनेंट्स है और ये कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये बनाना होता है। हाई लेवल डिजाइन क्या होता है, आपने ओवरऑल बना दिया। फॉर एग्जांपल मैं ओवरऑल सबसे पहले सोच ले कि आप क्या ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 4-5 पेजेस होम स्क्रीन एक होगी, एक लॉगिन वाली स्क्रीन होगी, एक जो लॉगिन को क्लिक करने के बाद जब यूजर का प्रोफाइल ओपन होगा स्कॉलरशिप ले सकता है, वो स्क्रीन एक हमारी होगी। अगर हम यूजर जैसे अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो हम कहते हैं यूजर जो है वो देख सकता है कि BScs, BSIT, BSSC सबके रोड मैप देख सकता है। हर किसी पे क्लिक करने से एक पेज ओपन होगा। तो ओवरऑल जो चीजें हैं हाई लेवल डिजाइन में क्या है, हम ओवरऑल होंगी क्या क्या 5 डिफरेंट होंगे। मैं फर्स्ट पेज बनाती हूँ यूनिवर्सिटी का, उसमें मैं ओवरऑल देख लेती हूँ, अच्छा मेरे पास ये डिपार्टमेंट्स आएंगे, इनके मैंने पेजेस बनाने हैं और वो लिंक कर देने हैं बैकएंड पे। उसके अलावा मैंने रिसर्च का एक पेज बनाना है, न्यूज का एक पेज बनाना है जिसको इसके साथ लिंक कर देना है। तो ये चीजें ओवरऑल आप डिसाइड कर लेते हो क्या क्या चीजें होंगी हाई लेवल डिजाइन के अंदर। लो लेवल डिजाइन में क्या होता है, जब हमने वो एक जो कंपोनेंट बता दिए ये कंपोनेंट है और इंटरलिंक्ड है, उसके बाद उनके अंदर जाके आपने होम बटन किस तरह का बनाना है, उसकी शेप राउंड वाली बनाएंगे, उसकी शेप स्क्वायर वाली बनाएंगे, उसका कलर कौन सा बनाएंगे, ये चीजें आप लो लेवल डिजाइन के अंदर आप मेन्यू बार टॉप पे देंगे, लेफ्ट पे देंगे, राइट पे देंगे, ये वाली चीजें बाद में डिसाइड करते हैं। ये एक अच्छा तरीका आपको बता जो पढ़ाया जा रहा है इसमें ये है कि ये एक स्टेट ऑफ आर्ट सोल्यूशन होता है, ये तरीका होता है करने का। अगर आप हाई लेवल पहले हमेशा हाई लेवल डिजाइन पहले बनाएं और फिर लो लेवल डिजाइन की तरफ आए। पहले मेरे डिजाइन के अंदर ये 4 कंपोनेंट होंगे, ये 4 कंपोनेंट इंटरेक्शन मेरे डिजाइन के अंदर ये 5 पेजेस होंगे, मेनली ये फंक्शनलिटी मैंने शो करनी है। उसके बाद छोटे छोटे बटन कौन से होंगे, किस तरह के बटन लगाने हैं, कलर कौन सी स्कीम यूज करनी है, ये लो लेवल अंदर बाद में डिटेल डिजाइन में बाद में आती है। लो लेवल डिजाइन क्या होता है, डिटेल डिजाइन जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर देखता है कि बटन, कलर स्कीम और ये सारी चीजें देखता होगा। हाई लेवल डिजाइन में क्या होता है, कंसेप्चुअल मॉडल, मेंटल मॉडल, मैपिंग, डिजाइनर विजन ऑफ द सिस्टम। अच्छा, हाई लेवल डिजाइन कॉन्सेप्चुअल मॉडल लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली आइडिया क्या है, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्या है डिजाइन का। हाई लेवल डिजाइन में हम समझते हैं कि डिजाइन का कॉन्सेप्ट जैसे आप रिलेट करते हो। अगर हम इधर एग्जांपल दी हुई है, हम कहते हैं स्क्रोलिंग लाइक आईफोन। हम जब जब कोई भी आप ऐप बनाओगे, आप कोई चीज जो भी डिजाइन बनाओगे, आपने वो जो डिजाइन बनाना है वो किसी ना किसी से इंस्पायर होकर बनाना है। आपने कहीं पे देखा होगा, आपने वो होटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, आपने किसी कनाडा की फॉर एग्जांपल XYZ होटल की वेबसाइट पे वो चीज देखी थी, आपने उससे इंस्पायर होके वो अपने वेबसाइट में यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन आपने वही कॉपी तो नहीं करना, वो फंक्शनैलिटी आप यूटिलाइज कर रहे हो थोड़ा डिफरेंट तरीके से। तो आप इंस्पायर यहाँ पे हाई लेवल डिजाइन में मेनली हम वो फोकस कर रहे होते हैं कि हम ये फाइंड आउट कर ले कि हमने किसकी तरह का बनाना है। हमने स्क्रोलिंग लाइक आईफोन बनानी है, हमने जैसे ये ड्रैग एंड ड्रॉप किसकी तरह का बनाना है, तो यहाँ पे आप फाइनलाइज कर लेते हैं कि हमने चीजें किस तरह से ड्रा करनी है। एक होता है, एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे प्रोडक्ट बनवा रही हूँ, मैं यूजर हूँ, मैंने आपसे एक प्रोडक्ट डिजाइन बनवाना है, आप डिजाइनर है, आपके माइंड में उस चीज का एक कंसेप्ट है, एक मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट है। अब एक अच्छा डिजाइन जो होता है वो क्या करता है, जो डिजाइनर जो होता है वो उसके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो उसको मैप कर लेता है यूजर के माइंड में।
डिजाइनर के माइंड में जो भी चीज, जैसे आपकी बहुत सी प्रेफरेंसेस होंगी, आप कोई कलर स्कीम पसंद करते होंगे, कुछ आपको अच्छा लगता हो, अपनी सारी प्रेफरेंसेस को नेगेट करते हुए आपने सोचना है यूजर के माइंड में क्या है, जो यूज करने वाला है इस डिजाइन को, जो यूज करेगा अल्टीमेटली। आपने तो डिजाइन बना के पेमेंट ले ली, असल सक्सेस क्या होती है जब यूजर उसको यूटिलाइज करता है। अगर वो यूजर उसे यूटिलाइज नहीं करेगा तो प्रोडक्ट फेल है। बेशक आपने पेमेंट ले ली, आपने डिजाइन बना के पेमेंट गेट कर ली, यूजर ने उसे यूज नहीं किया, वो प्रोडक्ट अनसक्सेसफुल है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। जब यूजर उसे यूज करेगा तब उसकी सक्सेस होती है। अब आपने प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दी, यूजर ने उसे यूज नहीं किया, अंडर यूटिलाइज हुई, वो अनसक्सेस। अंडर यूटिलाइजेशन की मैंने एग्जांपल आपको दी थी लास्ट क्लास में, एक वो ट्रकर्स वाली एग्जांपल याद है? ट्रक के बटन जो थे वो अंडर यूटिलाइज, छोटे छोटे बनाए गए थे, जीपीएस सिस्टम बनाया गया और छोटे छोटे बटन थे जो अंडर यूटिलाइज हुआ और बाद में रीजन फाइंड आउट हुई और पता चली रीडिजाइन कर दिया गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एक सिस्टम डिजाइन होना है, जो भी डिजाइन होना है आपने एज ए डिजाइनर अपनी प्रेफरेंसेस को निगेट करके आपने सोचना है यूजर किस तरह से सोचता है, यूजर जिस तरह से सोचता है आपने उस तरह से डिजाइन करना है। यूजर कभी भी डम नहीं होता। अगर कोई प्रोडक्ट अनसक्सेसफुल होती है, कोई चीज यूटिलाइज नहीं होती, तो गलती किसकी होती है? डिजाइनर की। कुछ भी चीज अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन आई है, मैं उसको यूज करने लगी हूँ और वो बार बार मैं ऊपर क्लोज करके मैंने यूज की है, वो मैंने जिस तरह से बटन को परसीव किया था वो वैसे नहीं चल रही। मैंने सोचा था कि ये बटन नीचे करने से फैन ऑन हो जाएगा, लेकिन नीचे करने से फैन ऑन नहीं हुआ। मैंने जैसे परसीव किया था वैसे नहीं हुआ, तो मैं एक दो दफा यूटिलाइज करूंगी, अनसक्सेसफुल होगा, मैं उसे यूज करना छोड़ दूंगी। उस तरह की बहुत सी प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल, आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो तो आप 5-10 सेकंड एक वेबसाइट पे गुजारोगे, आपको अगर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आप कहते हो कि ये फजूल है, पता नहीं इसमें कोई चीज मिल ही नहीं रही है, आप उसे क्रॉस करके अगली वाली वेबसाइट ओपन कर लेते हो। सर्च बार में बहुत सी वेबसाइट शो हो रही होती है। तो अब आपने खुद को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? आपने खुद को इस तरह से हाईलाइट करना है, आपका डिजाइन इस तरह का हो कि वो यूजर जो उससे परसीव कर रहा हो वो मीनिंग वही दे रहा हो। जैसे मैंने डोर की एग्जांपल फर्स्ट क्लास में दी थी, तो डोर का क्या था, आपने पुश करने का, तो यूजर आप सोचता नहीं है, यूजर धक्का, प्लेट लगी होगी तो वो खींच सकता ही नहीं है, उसे धक्का ही देना है, और अगर वो लगा होगा हैंडल तो वो उसे पुल ही करेगा। तो इस तरह से आपने डिजाइन इस तरह से बनाना चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, वो खुद से बता रहा हो, जो यूजर उससे मीनिंग परसीव करे वो वही हो, बजाय इसके कि आप खुद अपने माइंड के अंदर बना रहे हैं। अगर कोई भी गलती होगी, अगर यूजर उसको मिस यूज करेगा, या आप कहें कि यूजर को समझ नहीं आ रही, हम ऐसी कोई बात कह ही नहीं सकते। यूजर कभी भी डम नहीं होता, जो गलती होती है वो डिजाइनर की। कोई डिमांड अगर करता है, एक्सप्लिसिटली किसी ने बताया होगा है, तो देन आप वो कर सकते हैं। आपने एग्रीमेंट पे साइन किए होते हैं। जब आप रिक्वायरमेंट वैलिडेट करते हो, जब आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई, रिक्वायरमेंट को आपने एलेबोरेट करके डिफरेंट डायग्राम्स बना के आपने डायग्राम बना ली, एलेबोरेशन आपने फाइनलाइज अपने पास जब कर ली, स्पेसिफाई कर ली, रिक्वायरमेंट लिख ली, तो एक स्टेप आता है वैलिडेशन का। जब आप क्लाइंट के पास लेके जाते हो और उसके पास कहते हो कि ये सब कुछ हमने समझा किया, तुम यही चाह रहे हो बनवाना, फिर आप उसके बाद सिग्नेचर ले लेते हो कि इस पर साइन कर दो कि इतने पैसों में इतने टाइम में हम ये चीजें बना के देंगे। अब अगर वो बाद में कोई चीज क्लेम करता है चेंज की, तो उस केस में कहते हैं ये देखो ये जगह पे ये आपने मेंशन किया था, अगर आप चेंज करवाना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। जब वो
ऑर्डर उसने की थी ना, आप जब रिक्वायरमेंट आपके पास आई थी, तो आप रिक्वायरमेंट जब रखेंगे ना, जब एक सैंपल उसने दिया कि इस तरह की मुझे ये चीज चाहिए, आपने उसकी भी एक पिक्चर रिक्वायरमेंट में रख ली कि ये चीज चाहिए। जब उसने एक सैंपल रख लिया, ठीक है, इस तरह की कलर स्कीम, जब आपने उससे बात की कि आपने कहा कि ये वाली कलर स्कीम इसके अंदर नहीं हो सकती, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, और उसने बात की है कि आप अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो वो कर दे, ठीक है। अगर इसका भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, ये आप राइट कर लें। हमेशा स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट क्यों की जाती है? इसी मकसद के लिए, बाद में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, एक तो कम्युनिकेट सबको सेम हो, डिजाइनर को, मैन्युफैक्चरर को, बनवाने वाले के लिए। जैसे आप हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, कोई वो जो भी प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट जो बनाने वाला होगा बाद में उसके पास भी वही रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो, उसको भी कोई और मीनिंग ना जाए। अच्छा, होता क्या है समटाइम जब लिखी नहीं होती प्रॉपर, तो उसकी वजह से बहुत से, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फर्स्ट लेक्चर में एक डायग्राम दिखाई गई होगी, वो ट्री वाली, जिसकी वजह से ग्रीन सा ट्री होगा, जिसकी वजह से यूजर के माइंड में कुछ और होता है, वो क्या कुछ और रहा होता है, आगे ट्रांसफर कुछ और हो जाता है, और फिर एनालिस्ट के पास कुछ और जाता है, इम्प्लीमेंटेशन टीम कुछ और बना देती है, और बाद में लास्ट पे डिप्लॉय कुछ और होता है। वो डायग्राम एक आपने देखी होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हर कोर्स में करवाई जाती है। असल में होता क्या है, अब सबसे पहले एज ए डिजाइनर, रिक्वायरमेंट इंजीनियर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उगलवाएं कि उसके जहन में है क्या। अगर आपने ये फाइंड आउट नहीं किया कि वो एक्चुअल में चाह क्या रहा है, और आपने खुद से इंटरप्रेट कर लिया, उसके वर्ड से इंटरप्रेट कर लिया, जैसे मैंने अगर आते एग्जांपल दिया है, मैं कहती हूँ सिस्टम यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अब यूजर फ्रेंडली का आपके माइंड में मतलब कुछ और था और मेरे माइंड में कुछ और था, आपने अपने मुताबिक यूजर फ्रेंडली बना दिया, बाद में मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी ये यूजर फ्रेंडली है। आपको चाहिए था कि आप इसको, ये एक वेग टर्म थी यूजर फ्रेंडली, आप इसको कंक्रीट स्पेसिफिक बनाते कि मेरे माइंड में यूजर फ्रेंडली का क्या मतलब है, ये बुलवाते। मैं यूजर फ्रेंडली किस चीज को कह रही हूँ, मैं अगर कहती हूँ सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, आपके माइंड में अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब है 5 सेकंड के अंदर क्यूरी जनरेट होनी चाहिए, मेरे मुताबिक अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब है 1 सेकंड के अंदर क्यूरी का रिजल्ट आ जाना चाहिए क्यूरी का डेटाबेस से। तो इस केस में क्या है कि आपने क्या किया, रिक्वायरमेंट को क्लियर नहीं किया। सबसे पहले एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर आपने फाइनलाइज करना है। जब ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, उसके बाद आप सिग्नेचर ले लेते हो। आपने अगर उसने कहा एक्सप्लिसिटली आप अपनी मर्जी से वो कर दे, तो आप उस स्टेटमेंट को भी राइट डाउन करके उसके बाद उसके सिग्नेचर ले लेते हो, और बाद में जब आप उसे डिलीवर करते हो तो वो आप उसके साथ कहते हो कि ये वेरीफाई कर लें कि ये चीजें अवेलेबल है। प्रोटोटाइपिंग रिक्वायरमेंट क्लियरिटी के लिए की जाती है। इसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं कि जब आपके पास रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, वो तो मैंने आपसे स्टार्ट में कहा है कि सबसे पहले उसके माइंड में मतलब क्या है वो आपने उगलवाना है, उस चीज का वो क्या मीनिंग ले रहा है, वो आपने फाइंड आउट करना है। हो सकता है वो बता नहीं पा रहा, वो उसके ज़हन में कुछ और डिजाइन है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अब एज ए डिजाइनर, एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप फाइंड आउट करो कि उसके जहन में क्या चल रहा है। वो प्रोटोटाइप बना के उसे दिखा के वो कहेगा हाँ ये वाला ठीक है और ये वाला नहीं ठीक, सिमुलेशन करके आप दिखा के कर लेते हैं। अच्छा, इनकरेज एक्यूरेट यूजर मॉडल। ये हम यहाँ तक ये था कि जो भी आपने डिजाइन बनाना है, तो इसमें जो यूजर का है, यूजर अगर किसी जगह पे मिस्टेक में है तो आप उसको क्लियर करो, आप उसको एक्सप्लेन करो, प्रोटोटाइप बना के दिखाओ ये सारी चीजें कि ये चीजें हो सकती हैं पॉसिबल, और उसके बाद जब वो बताता है तो आपने फॉलो उसी को करना है जो वो चाह रहा है। एक मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एग्जांपल दी थी डोर वाली, पुश, डोर की पुश और पुल वाली प्लेट लगी होनी चाहिए ये तो पुश करने से। वो मैंने कहा था डोनाल्ड नॉर्मान की एक बुक है डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग, जिसको हम साथ साथ पढ़ेंगे। मैंने आपकी ये बुक अपलोड भी करी हुई है। इस बुक के पेज ये नीचे लिखा हुआ है जहां से मैंने ये एग्जांपल ली है, पेज नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, इसमें क्या है, रेफ्रिजरेटर का एक मॉडल दिया हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक है, क्या मिस्टेक थी, क्या रीजन थी, ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। टू मेक श्योर कि आप पढ़ के आए हैं, आपने ये पेजेस खोले हैं और आपने ये रीड किया।
है वहाँ एक्सप्लिसिटली ये लिखा हुआ है। मैं ये बुक जो है वो अपलोडेड है, बुक से ये फर्स्ट चैप्टर से ये एग्जांपल ली है। आप खोलेंगे तो ये जहाँ पे भी आपको ये डायग्राम मिल जाएगी, आप देख लीजिए, पहले 10-15 पेजेस में होंगी कहीं पे, तो उसमें आपने ये देखना है। इसकी 1 या 2 पेजेस की शायद एक्सप्लेनेशन होगी। उस एक्सप्लेनेशन में उसने एक्सप्लेन किया होगा कि जब यूजर के माइंड को परसीव कुछ और किया जाता है और उसका माइंड में कुछ और होता है, उस वक्त क्या नुकसान हो सकता है। अगर आपने यूजर के मुताबिक नहीं बनाया होगा सिस्टम, तो उस वक्त क्या ड्रॉबैक हो सकता है, क्या गलतियां, क्या मिस्टेक आ सकती हैं उस केस में, देन आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में स्लाइड 11 ठीक हो गया। सेंटोरस गेम में शार्प लोकेटर यूज किया है वहां पे? नो मैम। अच्छा, मालक सियालकोट गेम में वहां पे एथनिक कहाँ पे होगी, मुझे कैसे पता चलेगा? नो मैम। शॉप लोकेटर कुछ भी वर्ड यूज कर ले, अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले। आपने मालक सियालकोट के लिए बनाना है एक ऐप इंटरफेस बनाना है, जिसके अंदर मैं अगर मालक सियालकोट जाती हूँ, सारी ऑप्शन को सोच के रखना है। अगर मैं चाहती हूँ फॉर एग्जांपल मुझे ब्रांड का पता है और मैं कहती हूँ कि ये वाली किस फ्लोर पे किस जगह पे शॉप है, मुझे मिल जाए, बजाय इसके कि मैं सारे फ्लोर पे घूमती घूमती टाइम जाया करती रहूँ। या मुझे ब्रांड पता ही नहीं है, मैंने शूज खरीदने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कौन कौन सी ब्रांड शूज की अवेलेबल है, मैं सिर्फ क्लिक करूँ कि शूज, तो वो शूज की ब्रांड्स मुझे दिखा दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ब्रांड के नाम नहीं पता, तो उस केस में वो मुझे कैसे फैसिलिटेट करेगा? अब अच्छा डिजाइन तो वो होना चाहिए जो यूजर, हर तरह के यूजर को फैसिलिटेट करे। उसके बाद अगर और क्या ऑप्शन हो सकती है, आपने मल्टीपल सारी ऑप्शन को माइंड में रखना है, सोचना है, स्केच ड्रा करना है। आपने स्केचेस ड्रा करने हैं, इसके लिए इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करना, पेपर के ऊपर स्केचेस ड्रा करके लेके आने हैं और वो स्केच इसको मैं क्या कंसीडर करूंगी, कुछ भी कंसीडर कर बेटा। उसी का शार्प लोकेटर जो है उसका क्या बनाएंगे? मैंने अभी तक आपसे कुछ इंप्लीमेंट नहीं करवाया, मैं आपसे इनिशियल स्टेज पे हूँ, स्केच हूँ, तो उसको ही, उसके लिए आप जब सोचोगे अपने माइंड को बस अपने एक्सप्लोर करना है, क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं, उसके लिए पेपर के ऊपर आपने स्केचेस बनाने हैं। अच्छा, मेरा होम पेज जो होगा वो इस तरह का होगा, उस पर अगर क्लिक होगा तो क्या आएगी आगे ऑप्शन? अगर आगे वाली जो ऑप्शन है उसके अंदर किसी ने एक्सेसरीज की शॉप दी है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने टी पॉट लेना है, मैं मालक सियालकोट गई हूँ, मैंने ग्रोसरी करनी है, अब मुझे तो नहीं पता ग्रोसरी की कोई शॉप है या नहीं है, तो उसमें ये है कि एक फीचर है जिसका आप उसको स्कैन करें, जिसमें जो लेंस वर्क करता है, मैं शुरू चेक करता हूँ कोई भी प्रोडक्ट है उसको देखता हूँ स्कैन करता हूँ और स्पेसिफिक वेबसाइट पे या स्पेसिफिक ऑप्शन ले जाते हैं, ये चीज एक फीचर का है। अब इससे पहले मैं एक बात कर रहा था, एक और चीज थी प्रोडक्ट से रिलेटेड, मैं दोबारा अब मुझे आपके सेगमेंट में ये है, आपकी डिजाइन की बात की, मैंने एक वेबसाइट लिया है, उसके अंदर जो फीचर्स है मैंने मैं अभी तक जो बात कर रही हूँ, हाँ मुझे समझ आ गई थी, सिमुलेशन करके वो प्रोटोटाइप दिखा के आप उसमें भी जैसे आर्गुमेंटेड रियलिटी आप कह रहे हो ना, विचुअली हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसे दिखा देते हैं, उस वक्त वो देख के कहता है कि हाँ ये वाली चीजें उसमें होनी चाहिए। या आप ऐसे कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास ड्रेस है, ड्रेस अवेलेबल है, मैंने आप देखना है मेरे ऊपर कैसे लगेगा, तो मैं उस ड्रेस को शो करूं अपने ऊपर तो वो मुझे शो भी हो जाए, तो आर्गुमेंटेड रियलिटी में आ जाता है। ये चीज प्रोटोटाइपिंग क्या चीज है? अब इनिशियल स्टेज पे, इस स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं, आप क्लाइंट को कुछ बना के दिखा दो, क्लाइंट को समझ नहीं आ रही, वो ब्लैंक है माइंड में, क्लाइंट को कुछ बना के दिखाओ
किसी भी वे में सिमुलेशन करके बना दो, प्रोटोटाइप बना दो, स्केच ड्रा करके बता दो, किसी भी फॉर्म में दिखाओ, फिर वो उससे बता दे हाँ ये वाली चीजें मुझे चाहिए और ये नहीं चाहिए, वो क्लियर हो जाए। अच्छा, असाइनमेंट में क्या आपको इसको मैं क्या कंसीडर करूंगी, कुछ भी कंसीडर कर लूंगी। आपने क्या करना है, यहां तक आपने क्या करना है, मालव सियालकोट के लिए शॉप लोकेटर आपने बनाना है, वो उसके लिए आपने कौन सी शॉप, आपके ग्राउंड फ्लोर पे कौन कौन सी शॉप है, एक तो पहले सिर्फ वो उसमें ये ऑप्शन, मल्टीपल चीजों को सोचना है। ग्राउंड फ्लोर को पूरे को सोचें, ग्राउंड एक ऑप्शन ऐसी हो कि जो एक व्यू पॉइंट ऐसा हो जिसमें ग्राउंड फ्लोर के सारे दिखा दे, फर्स्ट फ्लोर के, सेकंड फ्लोर के, थर्ड फ्लोर के सारी ब्रांड्स दिखा दे। दूसरी ऑप्शन, अगर मैं स्पेसिफिक ब्रांड को सर्च करना चाहती हूँ वो भी मुझे ऑप्शन शो कर दे कि वो किस फ्लोर पे कौन सी शॉप नंबर है, मैं उस पे चली जाऊं। ताकि यहाँ पे जाना सारा मैनुअली हो रहा है, मैं सिर्फ फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, बजाय इसके जाके मैं एथनिक की शॉप को ढूंढने के लिए पूरे फ्लोर घूमूं तो मेरा तकरीबन 2 घंटे वैसे ही जाया हो जाएंगे। तो मैं टाइम वेस्ट, यूजर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट ना हो, तो उस केस के लिए आप क्या कर रहे हो कि हमारे एक चीज ऐसी मिल जाए कि जिसमें मुझे पता चल जाए कि कौन सी शॉप कहाँ पे है। एक नया आने वाला बंदा है, उसे तो नहीं पता, आप बार बार गए हुए तो आपको फाइनलाइज हो चुका है कि कौन सी शॉप कहाँ पे है। किसी भी चीज पे उस पे कर सकते हो, जो भी आपका जो दिल कर रहा है उस पे कर ले, लेकिन आपने एक चीज, एक असाइनमेंट बनानी है जो भी आपका दिल कर रहा है। अब मेनली क्या है, एक इनिशियल मैं आपको दे रही हूँ, ये बना लें, उसके बाद मैं आपके जो आइडिया, जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा साथ साथ पैरेलल, उसका स्केच बनवाऊंगी इसके बाद जो होगा। इनिशियल ये आपको कह रही हूँ ताकि स्टार्टिंग में जब भी स्केच बनाना है हमेशा मल्टीपल स्केचेस बनाने हैं। फर्स्ट लेक्चर, हर लेक्चर को ध्यान में रखना है, एक स्केच बना के उस पर परमानेंट नहीं हो जाना, हमेशा एक आइडिया पे स्टिक होके ये नहीं समझ लेना ये सुपर कूल आइडिया है और इसके अलावा कोई आइडिया हो नहीं सकता। हमेशा मल्टीपल आइडियाज को ला के फिर उनमें से एक फाइनल अच्छा बेस्ट ऑप्शन चूज करनी है। यहाँ तक अगर आपने इस असाइनमेंट में से कोई और चीज पूछनी है तो वो पूछ लें। स्केच आप मुझे बताएं ना, मैं अब जहाँ पे अगर आप कहते हैं शॉप लोकेटर लगाना है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले होम पेज पे क्या होना चाहिए, वहां पे क्या होगा, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जाते सार मैं कहती हूँ दीवार पे एक स्क्रीन लगी हो, ठीक है, एक एलसीडी लगी हुई है जिसके ऊपर टच स्क्रीन है, जिसके ऊपर डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं और मैं उससे फाइंड कर सकती हूँ कि कौन सी जगह कहाँ पे है। अब पहले जब सबसे पहले होम पेज होगा जो जाते साथ शो होगा वो कौन सा होना चाहिए, ये सब कुछ आपने सोचना है। मैंने कुछ ऑप्शन दे दिए हैं सिर्फ आपके इनिशियल पॉइंट देने के लिए, इसके अलावा बहुत सी ऑप्शन होंगी, कौन से फ्लोर्स पे है, इसके अलावा किसी को ब्रांड नहीं पता, फॉर एग्जांपल मुझे शूज खरीदने हैं तो शूज अवेलेबल हैं, किसी के पास अगर मुझे ग्रासरी खरीदनी है तो ग्रासरी की शॉप कौन सी अवेलेबल है, किस फ्लोर पे है, कहाँ पे है, और इसके अलावा अगर मुझे ब्रांड पता है तो ये स्पेसिफिक ब्रांड की शॉप किस फ्लोर पे कहाँ पे है, ये शो करना है। इसके लिए आप कितने स्केचेस बनाओगे, क्या ड्रॉ करोगे, क्या करोगे, ये सारा कुछ आपने अपने मन, ये आपके इनिशियल स्केचेस बनाते हुए बहुत दफा आप होंगे, आप एक दफा बैठेंगे बनाएंगे फेंकेंगे उसको, फिर बनाएंगे फेंकेंगे, फेंकते फेंकते जब आपकी आखिर में फाइनलाइज हो जाएगी जो चीज, उसकी आप एक पिक्चर लेंगे, वो भी मल्टीपल होंगी, एक नहीं होगी। लाइक आपकी जो चीज बनेगी, एक तो फ्रंट जैसे एक पेज है, क्लिक करने के बाद अगला पेज भी शो होता है ना, उसके बाद आपने सारे स्केच बनाने हैं, क्लिक करने के बाद आगे क्या आएगा, जितनी ऑप्शंस आप मैक्सिमम कर सकती हैं उसमें यूटिलाइज करते हुए। क्या पेपर पे कोई एफर्ट पुट नहीं करनी, टूल यूज नहीं कर, बाद में जो करेंगे वो मैं बता दूंगी, इम्प्लीमेंट हम लास्ट में करेंगे। इनिशियली आपने आइडिया एक्सप्लोर, मेन अपने माइंड में से आइडिया, अच्छे आइडियाज को लेके आना है कि क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं, उस पे फोकस, वही टाइम जो टूल यूटिलाइज करने में लगाना है वो यहाँ पे यूटिलाइज करें कि आप एक आइडिया अच्छा कैसे निकाल सकते हैं अपने ज़हन से।
अच्छा, ये एक बात हम पढ़ रहे थे, लास्ट पॉइंट जो है उसके रिलेटेड है, इसको समझ लें। अफोर्डेंस क्या होती है? अफोर्डेंस लास्ट पॉइंट है, सिर्फ समझ लें। perceived and actual properties of thing, primarily those fundamental properties that determine how the thing should possibly be used. ये अफोर्डेंस की एक डेफिनेशन है, वही बुक जो डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग है, उस बुक से ये डेफिनेशन कॉपी की हुई है और पेज नंबर भी आगे दिया हुआ है, उस बुक से ये ली है। अच्छा, है क्या कॉन्सेप्ट? परसीव्ड प्रॉपर्टी, एक पंखे को देख के मुझे क्या समझ आ रहा है उससे, वो उसी मकसद के लिए यूज होना चाहिए। कोई भी डिजाइन को देख के जो लगता है उसका, फॉर एग्जांपल मोबाइल, जब नया मोबाइल आता है तो मुझे देख के, मैं कभी भी मैनुअल नहीं, ह्यूमन की नेचर है, ह्यूमन मैनुअल नहीं पढ़ते कभी भी। वो आप यूज करते हो, नया सेल लोगे आप, यहाँ से आपको पता है कि ये पावर है तो पावर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे अब एक सेल आया है, फिर मैं पावर पे क्लिक करूंगी तो वो नहीं ऑन हुआ, मैं उससे फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी, इरिटेट होंगी, एक दो दफा इधर उधर क्लिक करके देखूंगी, फिर कहूंगी इन्होंने टोटली चेंज कर दिया हुआ, बहुत फजूल कंपनी है, खराब ये कर दिया हुआ है। यूजर अनॉय हो जाएगा। यूजर जो परसीव कर रहा है उस, वो एक्चुअल में उस चीज का मकसद वही होना चाहिए। मैं इस बटन को परसीव कर रही हूँ कि इसका मतलब है कि ये ऑन हो जाएगा, तो इससे ऑन ही होना चाहिए, कोई और मकसद के लिए यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा डिजाइन जो अफोर्डेंस किया है, जो परसीव्ड, जो डिजाइनर करता है, जो एज यूजर परसीव कर रहा है, वो चीज उसी मकसद के लिए। मैं अगर परसीव करती हूँ कि ये बटन को मैं प्रेस करूंगी तो लाइट ऑन हो जाएगी, तो मैं आके बटन प्रेस करती हूँ, लाइट ऑन नहीं होती तो मैं फ्रस्ट्रेट होंगी, अनाई हो जाऊंगी उस चीज से। तो ये एक अच्छा डिजाइन नहीं है, यहाँ पे डिजाइनर की गलती है, टोटली अनसक्सेसफुल हो गया डिजाइन। अगर मैंने परसीव किया है लाइट ऑन हो गई है तो ठीक है, ये डिजाइनर ने अच्छा डिजाइन बनाया है। आपने अपने इर्द गिर्द हर चीज को इस पर्सपेक्टिव से सोचना है। जितनी चीजें लर्न किया करें, जितने कॉन्सेप्ट को समझा करें, इस सारे कोर्स में याद करने वाली चीजें नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। आपने डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से हर चीज को क्रिटिकली सोचा करें और देखा करेंगे क्या बेहतरी लाई जा सकती है। जब किसी चीज के अंदर अफोर्डेंस होती है, अफोर्डेंस क्या होती है? परसीव्ड प्रॉपर्टी जो होती है और एक्चुअल जो होती है वर्किंग, वो सेम हो। ठीक है, जो उससे मैंने परसीव किया, मैंने बटन से परसीव किया कि ये क्लिक करने से ऑन हो जाएगी लाइट, तो एक्चुअल में वही होना चाहिए, ये मतलब है अफोर्डेंस का। और जब चीज में अफोर्डेंस लाई जाती है, जब किसी चीज में अफोर्डेंस लेके आई जाती है, तो वो डिजाइन जो होता है वो देखने से ही यूजर को पता चल जाता है कि वो कैसे यूज होना है। अफोर्डेंस भी ये फर्स्ट चैप्टर में एक पेज होगा इसी बुक के, ये एक पेज भी आपने रीड कर लेना है, 2 से 3 पेज होंगे सिर्फ आपके टोटल। राइट डाउन कर लें, ये 3 पेजेस आपने पढ़ के आने हैं। आपने स्केचेस ड्रा करने हैं, मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी, क्विज या असाइनमेंट जहां पे भी कर दूंगी, तो आपने वो स्केचेस ड्रा करने हैं। सबके स्केचेस मैच नहीं करने चाहिए। अच्छा जी बेटा, जो आप लोग ऑनलाइन है आप बता दें, कोई इशू है, कोई क्यूरी है, आपने पूछना है कुछ? मैम ये जो स्केचेस ड्रॉ करना है, ये वो क्या कहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर हो गए या पेपर पे करते हैं? नहीं, पेपर पे ड्रा करना है। सॉफ्टवेयर में जो ड्रा होगा वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, सिर्फ पेपर पे। इस स्टेज पे मुझे फाइंड आउट करना है कि आप अपने दिमाग को यूटिलाइज करें, अपने माइंड से आइडियाज को एक्सप्लोर करें, मेनली ये आपका मकसद है। ओके मैम। मैम क्लास लीव कर सकते हैं कि अटेंडेंस होनी है अभी? जी बेटा, मैंने अटेंडेंस ले ली है, आप जा सकते हैं। किसी को कोई क्यूरी है तो वो पूछ ले, बाकी चले जाए।